इंदिरा गांधी ने ईवीएम मशीन लाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा हुआ है मशीन का उपयोग चुनाव में नहीं होगा। क्यों लिखा था? वो जानते थे हमारे लोग जाहिल है, अनपढ़ है। मशीन का उपयोग होगा तो इनका तो वोट चोरी हो जाएगा, बाबा साहब को पता था। इसलिए संविधान में संशोधन करना पड़ा। और पहले कांग्रेस ने घोटाला किया 2004 में और 2009 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। ये बात किसी को पता नहीं। कांग्रेस ने जब घोटाला किया, आडवाणी को चुनाव हरा दिया गया, तो ये लोग इसके पीछे लगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में दो बातें कहा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने। क्या कहा? पहली बात कहा डॉक्टर ने कि कांग्रेस ने 2004 और 2009 में घोटाला करके जीता है, इसके ये सबूत है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट को वो सबूत दी। दूसरा उन्होंने कहा ईवीएम मशीन में 4 बड़ी फॉल्ट है, 4 बड़ी कमियां हैं। कहा पहली बड़ी कमी है कि ईवीएम मशीन में जब वोटर वोट डालता है तो आंखों से दिखाई नहीं देता। जैसे पहले बैलेट पेपर होता था तो आदमी बैलेट पेपर लेता था, उस पर बहुत सारे निशान बने हुए होते थे, देखता था, और जिसको वोट देना होता था उस पर वो मोहर लगाता था, अपनी आंख के सामने लगाता था, उसको फोल्ड करता था, और फोल्ड करने के बाद बैलेट बॉक्स में डाल देता था, और तसल्ली के साथ वापस लौटता था। हमने जिसको वोट देना था उसी को हमारा वोट चला गया। मगर मशीन आ गई, मशीन में बटन दबाया, आवाज आई, लाइट जली, मगर वोट कहाँ गया पता चला। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा कि वोट तो डालता है मगर दिखाई नहीं देता कहां गया। तो पहले नंबर की कमी ये। दूसरे नंबर की कमी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि इसके अंदर वोट का फिजिकल एविडेंस नहीं। फिजिकल एविडेंस का क्या मतलब? जैसे मोबाइल है, मोबाइल में लिखा है 8:41, अभी लिखा हुआ, अगले मिनट ये बदल जाएगा, 8:42 हो जाएगा। तो ये डिजिटल रिकॉर्ड है, इसमें कुछ भी परिवर्तन किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, इसमें कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन ये कागज है, इस पे छपा है बहुजन क्रांति मोर्चा, बदला जा सकता है? नहीं बदला जा। इस पर जिस पे ठप्पा मार दिया बदला जा सकता है? नहीं बदला जाए। फिजिकल एविडेंस है, और इसको हाथ में लिया जा सकता है। इसमें जो लिखा है इसको हाथ में लिया जा सकता है। ये फिजिकल एविडेंस है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा फिजिकल एविडेंस नहीं है, ये दूसरे नंबर की फॉल्ट है। कहा तीसरे नंबर की फॉल्ट है। तीसरे नंबर की फॉल्ट क्या है? जब फिजिकल एविडेंस नहीं है तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी नहीं किया जा सकता है। जब फिजिकल एविडेंस ही नहीं है, फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे हो? फिजिकल वेरिफिकेशन क्या है? आप लोगों को याद होगा कभी कभी कैंडिडेट चुनाव हार जाता था, हार नहीं जाता था, उसको हरवा दिया जाता था। जब हरवा दिया जाता था तो कैंडिडेट एप्लीकेशन करता था रिटर्निंग ऑफिसर को और कहता था कि हमें ये काउंटिंग मंजूर नहीं है, इसलिए दोबारा से रिकाउंटिंग किया जाए। और रिकाउंटिंग होती थी, एक एक वोट निकाला जाता था, उसको दिखाया जाता था, दोबारा से गिनती की जाती थी, और गिनती में पता चलता था कि जो हार गया था वो जीत गया। ये है फिजिकल वेरिफिकेशन। एक एक वोट उठाना, उसको देखना, सारे लोगों को दिखाना और उसकी गिनती करना, ये है फिजिकल वेरिफिकेशन। जब मशीन में वोट ही नहीं है तो फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे हो? तीसरे नंबर की फॉल्ट। और चौथे नंबर की फॉल्ट ये है कि जब फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो सकता तो रिकाउंटिंग नहीं हो सकती। ईवीएम में रिकाउंटिंग का कोई सिस्टम नहीं है। 2004 से लेकर अभी तक एक भी जगह रिकाउंटिंग नहीं हुई, क्योंकि रिकाउंटिंग का सिस्टम ही नहीं है ईवीएम। सुप्रीम कोर्ट के जज को ये बातें समझ में आई, और जब जज को ये बातें समझ में आई तो जज ने तुरंत ही केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया, चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया। जब ये नोटिस जारी हो गई तो कांग्रेस में हड़कंप मच गया। इतने में ये खबर आई कि आडवाणी जी
चंद्रबाबू नायडू के साथ में मिलकर ईवीएम के विरोध में रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं। कांग्रेस और घबरा गई कि अगर रथ यात्रा निकल गई ईवीएम के विरोध में, फिर तो पूरा हंगामा खड़ा हो जाएगा और जो हमारी 2004 की और 2009 की सरकार है वो गैर संवैधानिक सरकार हो जाए और बड़ा संकट खड़ा हो जाए। घबराई कांग्रेस, भागी भागी आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर और आरएसएस के लोगों को कहा, देखो हमें पता है, हमारी एजेंसियों ने जानकारी दिया है, जो फाइल डॉक्टर ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है उस फाइल की एक कॉपी आरएसएस के हेडक्वार्टर में भी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया है। इसलिए हम ये बिल्कुल भी कहने के लिए नहीं आए हैं कि हमने ईवीएम में घोटाला नहीं किया है। ये कहने के लिए हम नहीं आए हैं। कांग्रेस ने आरएसएस को कहा ये कहने के लिए हम नहीं आए हैं। फिर क्या कहने के लिए आए? हम ये कहने के लिए आए हैं कि आडवाणी जो रथ यात्रा निकालना चाहते हैं उनको रोको, क्योंकि अगर नहीं रोकोगे तो देश संकट में फंस जाएगा, देश खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए उनको रोको। आरएसएस ने कहा रोकेंगे मगर क्या करना हो, हमें क्या मिलेगा? रोकेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आडवाणी को हम रोक सकते मगर हमें क्या मिलेगा? कांग्रेस ने कहा 2014 का चुनाव आप घोटाला करके जीत लो। 2004-9 का हमने जीता तो 2014 का आप घोटाला करके जीत लो। तो आरएसएस के लोगों ने कहा आपने 2 बार घोटाला करके जीता, हमें केवल एक चुनाव घोटाला करके जीतने की बात कर रहे हो, ये तो बराबरी का सौदा नहीं है। बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस को कहा, तो कांग्रेस ने कहा नहीं, हम सोचते थे आप लोग देशभक्त लोग हैं तो घोटाले में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इसलिए डरते डरते एक ही बार का प्रस्ताव हमने रखा, लेकिन जब आप चाहते ही हैं तो आप भी 2 बार घोटाला करके जीत लो, 2014 का और 2019 का 2 बार आप भी घोटाला करके। पिछले 5 साल से मेश्राम साहब ये बोल रहे हैं देश भर में, जो मैं आपको बोल रहा हूं देश भर में मेश्राम साहब पिछले 5 साल से बोल रहे हैं और 19 के चुनाव के पहले भी बोल रहे थे कि बीजेपी ही जीतने वाली है ईवीएम से, ये बोल रहे थे और जीत गई। 19 में बीजेपी जीत गई। तो ये कांग्रेस और बीजेपी का समझौता हो गया है, इसलिए ईवीएम पर कांग्रेस कभी नहीं बोलती, राफेल पर बोलती है मगर ईवीएम पर कभी नहीं बोलती, और ईवीएम पर जो बोलता है उसको पार्टी से आउट कर देती है, या तो चुप कराती है या तो आउट कर देती। बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस के बोलने की कोशिश किया है मगर उनको चुप करा दिया है। तो कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को यह फैसला दिया कि ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कराए जा सकते। फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है कि ईवीएम से ईमानदारी से चुनाव नहीं कराए जा सकते। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया 8 अक्टूबर 2013 को। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो कानून होता है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा अगर ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने हैं तो इसके साथ पेपर ट्रेल नाम की मशीन लगाई जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को पूछा फॉल्ट तो है ईवीएम में मगर इसको सुधारा कैसे जा सकता है। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा जो टेक्नोलॉजी एटीएम में है कि आदमी पैसा निकालता है एटीएम से तो स्लिप मिलती है, वो टेक्नोलॉजी ईवीएम में भी लगाया जा सकता है, क्यों नहीं लगाया? तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि एटीएम की टेक्नोलॉजी ईवीएम में लगाया जाए, पेपर ट्रेल मशीन लगाया जाए, कागज निकलने वाला, पर्ची निकलने वाली मशीन लगाया जाए। पर्ची निकलेगी तो फिजिकल एविडेंस होगा, फिजिकल एविडेंस होगा तो फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा सकता है, पर्ची की रिकाउंटिंग की जा सकती है, किया जा सकता है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उस समय कांग्रेस की सरकार थी मगर 2014 के इलेक्शन में पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई गई क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का समझौता था। मेश्राम साहब को जब ये बात पता चली तो मेश्राम साहब ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। जब मेश्राम साहब ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया तो 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेश्राम साहब के फेवर में डिसीजन दिया और कहा 2019 के चुनाव में
100% बूथों पर पेपर ट्रेल मशीन लगाना जरूरी होगा। आपने 2019 के चुनाव में पेपर ट्रेल मशीन लगी हुई हर जगह देखा होगा। ये किसी और ने नहीं लगवाया, वामन मेश्राम ने सुप्रीम कोर्ट से केस जीत करके लगवाया। लेकिन उसी के बाद एक और बात पता चली। वो क्या बात पता चली? एक और बड़ी धोखेबाजी कांग्रेस की पता चली। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को आदेश दिया हुआ है कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट का क्या मतलब है? अगर कोई कैंडिडेट ये कहता है नहीं, हमें ये काउंटिंग मशीन की काउंटिंग मंजूर नहीं है, जो पेपर ट्रेल का कागज निकला है उसकी काउंटिंग किया जाए, अगर कोई कैंडिडेट ये कहता है तो कागज की काउंटिंग करना होगा और उसको आखिरी रिजल्ट मानना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को कहा, भाई तुम हमको घोटाला करने के लिए कह रहे हो, मगर हम तो घोटाला नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, कागज की गिनती में घोटाला पकड़ा जाएगा। तुम तो मुंह से कह रहे हो फंसेंगे हम, फांसी तो हमको हो जाएगी, देशद्रोह तो चुनाव आयोग के अधिकारियों पर लगेगा, इसलिए हम तो करने वाले नहीं। कांग्रेस ने कहा कोई रास्ता हो तो बताओ। क्या रास्ता है? ये पेपर ट्रेल से निकलने वाले कागज के टुकड़ों की काउंटिंग को रोक दिया जाए, ये रास्ता है। चुनाव आयोग ने प्रस्ताव भेजा, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस ने नियम बदला, 56C, 56D, 49A, 3 रूल बनाया और 3 रूल बनाकर जो कागज से निकलने, जो कागज की पर्ची निकलने वाली पर्ची है उसकी काउंटिंग को कांग्रेस ने रोक दिया। 2 वजह से, कांग्रेस की 2 वजह से। अगर कांग्रेस ने पेपर ट्रेल मशीन लगा दिया होता और पर्चियों की काउंटिंग को नहीं रोका होता तो 2014 में नरेंद्र मोदी नहीं जीतता। हमारे लोग CAA से परेशान है, CAA से परेशान है, NPR से परेशान है, NRC से परेशान है। ये आया क्यों? ये लाने की औकात इनकी क्यों हुई? ये EVM की वजह से हुई और EVM से इनको जिताने में कांग्रेस का रोल है। अगर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल किया होता 2014 में, नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीते। जब ये बात मेश्राम साहब को पता चली, मेश्राम साहब ने इस तीनों रूल को, 56C को, 56D को और 49A को, इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो पहले तो चुनाव आयोग ने अपना वकील नहीं भेजा। चीफ जस्टिस बहुत गुस्सा हो गए और आर्डर दिया 72 घंटे 24 घंटे में वकील भेजा जाए। जब चीफ जस्टिस गुस्सा हो गए तो चुनाव आयोग ने अपना वकील भेजा। चीफ जस्टिस ने पूछा क्यों नहीं आए थे? बोला मेरे रिश्तेदार, मेरे घर में मौत हो गई थी। तो चीफ जस्टिस ने आर्डर किया हलफनामा दे दो, चूंकि चीफ जस्टिस को शंका हो गई वकील झूठ बोल रहा लग रहा है। तो जब मरा हो तब तो हलफनामा दे दे। दूसरे दिन कोर्ट में वकील ने हलफनामा दिया, नहीं मरा नहीं था, बीमार था। इसका मतलब यह है कि वकील झूठ बोल रहा था। वकील झूठ बोल रहा था ये बड़ी बात नहीं है, वकील झूठ क्यों बोल रहा था ये बड़ी बात है। वकील झूठ इसलिए बोल रहा था जो सवाल वामन मेश्राम ने कोर्ट के सामने रखे थे उसका कोई जवाब चुनाव आयोग के पास में नहीं था, इसलिए वकील बहस से भाग रहा था। तारीख पे तारीख चलती गई, आप जानते ही। तारीख आई, मेश्राम साहब के वकील ने बहस किया चीफ जस्टिस के सामने। चीफ जस्टिस ने चुनाव आयोग के वकील को कहा अभी जवाब दो। चुनाव आयोग का वकील खड़ा हुआ, कहा मैं तो होमवर्क करके ही नहीं आया हूं, जवाब कैसे दूं? चीफ जस्टिस फिर गुस्सा हो गए और चीफ जस्टिस ने कहा चुनाव आयोग के पास वकील नहीं है, गधे, और आर्डर किया कि अब चुनाव आयोग खुद ही हाजिर हो जाए। जब तुम्हारे वकील जवाब नहीं दे पा रहे हैं, खुद ही हाजिर हो जाए। तो ये बहस आरएसएस का आदमी सुन रहा था। तो आरएसएस का आदमी बहस सुन रहा था तो भागता दौड़ता गया और आरएसएस को बताया। जब आरएसएस को बताया तो हुआ क्या, नया बवाल खड़ा कर दिया आरएसएस का। एक महिला को चीफ जस्टिस के ऊपर चरित्र हनन का आरोप लगाने के लिए तैयार किया और महिला ने चीफ जस्टिस के ऊपर चरित्र हनन का आरोप लगा दिया। आप लोगों ने अखबार में खबरें पढ़ी हो, मगर उसमें यह नहीं लिखा गया कि वामन मेश्राम की केस के दौरान उसके ऊपर लगाया गया, ये बात नहीं लिखी गई, मगर ये आपने पढ़ा हो। जब ये हुआ तो चीफ जस्टिस को दबाव में बनाने के लिए ये किया गया।
फिर उसके बाद जजों की बेंच बैठी, चीफ जस्टिस को निर्दोष छोड़ दिया गया और बाद में उस महिला को भी निर्दोष छोड़ दिया गया। जिसके ऊपर आरोप लगा वो भी सही है, जिसने आरोप लगाया वो भी सही है। ये कैसे हो सकता भाई? एक तो गलत होगा ना, दोनों सही कैसे हो सकते हैं? हमने कहा आप चोर हैं, आप चोर नहीं है, ये भी जज कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और हमको कहा नहीं जो आरोप लगाया था वो भी ठीक था। ये दोनों कैसे हो सकता है? दोनों नहीं हो सकता है। इससे पता चलता है ये मैनेजमेंट का मामला है। फिर इस केस को सबोटेज करने के लिए कांग्रेस फिर सुप्रीम कोर्ट गई। कांग्रेस गई सुप्रीम कोर्ट और क्या कहा? ईवीएम में हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जो कागज निकल रहे हैं उसका 50% मिलान किया जाए, जो कागज निकल रहे हैं उसका 50% मिलान किया जाए। और जो मेश्राम साहब 56C, 56D, 49MA को चैलेंज कर रहे थे, अगर वो रिजेक्ट हो जाता सुप्रीम कोर्ट से तो कोर्ट ने पहले 100% कागजी मतपत्रों की गिनती का आदेश दिया है। तो मेश्राम साहब के वकील ने कांग्रेस के वकील को कहा 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने 100% रिकाउंटिंग का आदेश दिया है, तो तुम 50% की मांग क्यों कर रहे हो? 50% करवाना नहीं था, बीजेपी को चुनाव में जितवाना था। बाद में आदेश आया कि हर विधानसभा में 5 बूथ पर गिनती की जाए। और जिस दिन रिजल्ट आ रहा था, जब तुम आदेश लेकर आए थे हर विधानसभा में 5 बूथ पर गिनती की जाएगी, तो 5 तो मिलवा लेते, कम से कम 5 का मिलान करवा लेते, मगर 5 का भी मिलान नहीं करवाया। और कांग्रेस के लोग 2 बजे ही सारी काउंटिंग सेंटर को छोड़ करके ऑल इंडिया में भाग खड़े हुए। 5 बूथ का भी मिलान नहीं करवाया और वो डाटा आज तक नहीं मिल रहा है। क्विंट ने वेबसाइट पर खबर छापी 373 सीटों पर या तो ज्यादा वोट निकले या तो कम वोट निकले। आपने 100 वोट डाले तो 120 कैसे निकल सकते हैं? आपने 100 डाले तो 90 कैसे निकल सकते हैं? 100 डाले तो 100 ही बाहर आने चाहिए, लेकिन कहीं 120 आ रहे हैं, कहीं 90 आ रहे हैं। ये ज्यादा कम क्यों हो रहा है? जब क्विंट के पत्रकार चुनाव आयोग के पास गए तो चुनाव आयोग ने कहा कलेक्टरों ने जो हमको डाटा भेजा है उसको हम धीरे धीरे अपनी साइट पर अपलोड कर रहे हैं, इसकी वजह से ये मिलान नहीं हो रहा है। तो क्विंट के पत्रकारों ने कहा चलो जहां कम आ रहा है मान लेते हैं, अभी धीरे धीरे आ रहा है। जहां ज्यादा आ रहा है, जब तुम धीरे धीरे डाल रहे हो 220 सीटों पर ज्यादा आ रहा है, तो अगर तेजी से डालोगे तो कितना ज्यादा आएगा? धीरे धीरे डाल रहे हो तो ज्यादा निकल रहा है, तेजी से डालोगे तो कितना ज्यादा निकलेगा? तो ये सबूत इस बात का है कि वोटिंग मशीन से बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। एक और भयंकर खबर, एक आरटीआई पत्रकार ने चुनाव बनाने वाली मशीन बनाने वाली कंपनी को पूछा, आरटीआई तुमने कितनी लाख मशीनें चुनाव आयोग को बना कर दिया? तो कंपनी ने आरटीआई में जवाब लिखा हमने 40 लाख मशीन चुनाव आयोग को बना करके दिया। फिर उस आरटीआई पत्रकार ने चुनाव आयोग को पूछा तुम्हारे पास कितनी मशीनें? चुनाव आयोग ने कहा हमारे पास 20 लाख मशीनें। कंपनी कह रही 40 लाख मशीनें दिया, चुनाव आयोग कह रहा हमारे पास 20 लाख मशीनें। इसका मतलब यह है कि 20 लाख मशीनें गायब हो गई, चोरी हो गई। चोरी नहीं हो गई, घोटाला करने के लिए दे दी गई। और इसकी वजह से आपने जिन मशीनों पर वोट डाले उसकी काउंटिंग नहीं हुई, जिन मशीनों पर आपने वोट ही नहीं डाले उनकी काउंटिंग हुई। जैसे पहले बैलेट बॉक्स बदल लिए जाते थे वैसे ही मशीनें बदल दी गई। और इसका सबूत क्या है? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश में अफजाल अंसारी गाजीपुर से चुनाव लड़ रहे थे। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के बड़े डॉन माने जाते हैं, लोग कहते हैं। तो उन लोगों ने ईवीएम से भरी हुई ट्रक को पकड़ लिया। कब पकड़ लिया? वोटिंग हो गई, काउंटिंग होने वाली थी, उसके पहले ईवीएम से भरी ट्रक जा रही थी, उसको पकड़ लिया। कहाँ जा रही थी? बदलने के लिए जा रही थी, मगर उसको पकड़ लिया। जब मुख्तार अंसारी के लोगों ने ईवीएम से भरी ट्रक को पकड़ लिया तो क्या हुआ?
पुलिस वाले आए और पुलिस वालों ने कहा छोड़ दो, जाने दो। मुख्तार अंसारी के लोगों ने कहा गोली मारना है तो मार दो, मगर ट्रक छोड़ने वाले नहीं। और जहां मशीनें रखी हुई थी वहां घेरा डाल दिया इनके लोगों ने, बोला जाएंगे नहीं यहां से, कोई अंदर बाहर नहीं आने जाने देंगे कुछ भी। मुख्तार अंसारी चुनाव जीत गए, अफजाल अंसारी चुनाव जीत गए। अगर वो मशीन अंदर चली गई होती, वो ट्रक अंदर चली गई होती तो चुनाव हार गए होते। नागपुर में नाना पटोले चुनाव लड़ रहे थे नितिन गडकरी के विरोध में। नाना पटोले जब काउंटिंग करवा रहे थे तो उनके पास सीरियल नंबर था मशीनों के, हर कैंडिडेट को मिलता है जो चुनाव लड़ता है। तो कौन कौन सी मशीनों पर वोट पड़े थे उसका सीरियल नंबर था, मगर काउंटिंग के लिए जो मशीनें आ रही थी वो दूसरे सीरियल नंबर की मशीनें थी। नाना पटोले ने ऑब्जेक्शन लिया, कलेक्टर से झगड़ा किया, कलेक्टर ने उनकी बात नहीं माना, हो तो ऊपर के आदेश पर काम कर रहा। नाना पटोले चुनाव हार गए, उन्होंने हाई कोर्ट में केस कर दिया, अभी तक चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये बहुत सारी बातें ये प्रमाणित करती हैं कि ईवीएम में बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है। गुंटूर लोकसभा में ईवीएम ने 1 वोट निकाले और पेपर ट्रेल ने 294 वोट निकाले। ईवीएम ने 1 वोट निकाला, पेपर ट्रेल के कागज की जब गिनती हुई 294 वोट निकले। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा भयंकर घोटाला। आप सोच रहे थे दाल में कुछ काला है, अभी पता चल गया होगा कि दाल में कुछ काला नहीं, साला पूरी की पूरी दाल ही काली हो गई। और इस घोटाले में चुनाव आयोग शामिल है, कांग्रेस शामिल है, बीजेपी शामिल है, मीडिया शामिल है, क्योंकि मीडिया ने आज तक 8 अक्टूबर 2013 का फैसला सुप्रीम कोर्ट का लोगों को नहीं बताया। अगर वो बता दिया होता तो लोग जानकार हो जाते कि ईवीएम में घोटाला होता है और वो घोटाला कर नहीं सकते थे। तो ये बड़े पैमाने पर साजिश है। अब इस घोटाले का पर्दाफाश देश भर में अगर कोई कर रहा है तो अकेला इंसान वामन मेश्राम पूरे देश भर में कर रहा है। कांग्रेस चुप है, बीजेपी चुप है, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो बीजेपी से सेटिंग में लगी हुई हैं या तो डरी हुई हैं। कुछ सेटिंग में लगी हुई है, हमें क्या मिलेगा भाई, चलो घोटाले पर चुप रहते हमें कुछ मिलेगा। और कुछ डरी हुई हैं कि उनको बीजेपी वालों ने कहा तुमको डाल देंगे अंदर, जैसे लालू को अंदर डाला है लालू यादव को, वैसे ही तुमको भी अंदर डाल देंगे अगर ईवीएम पर बोलोगे। कोई बोल नहीं रहा है। देश भर में अगर कोई लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है तो वामन मेश्राम जी देश भर में डंके की चोट पर कोर्ट में भी उनकी केस चल रही है और मैदान में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो 26 जून से ये यात्रा शुरू हुई। बीजेपी के सामने संकट खड़ा हो गया क्योंकि देश भर में नंगे हो रहे थे, इसलिए बड़े बड़े मसले आए। आप लोग सोच रहे होंगे कि बड़े बड़े मसले क्यों आ रहे हैं। 370 का मसला आया, राम जन्मभूमि का मसला आया, ये बड़े बड़े मसले, 3 तलाक का, ये बड़े बड़े मसले ईवीएम घोटाले को दबाने के लिए आ रहे हैं। ये समझने की जरूरत है। हमारे लोग सीए पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, एनआरसी पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, दूसरे मुद्दों पर जागृत हैं, मगर ईवीएम के बारे में जागृत नहीं है। जो सारे मुद्दों की जड़ है वो ईवीएम है और ईवीएम की वजह से इनकी ये औकात हुई है कि ये सारे मुद्दे ला रहे हैं। वो ये कहते हैं जैसे आपको कोई एक थप्पड़ मारा, एक झापड़ मारा गाल पे, आपको दर्द हो रहा है, लेकिन इस दर्द को अगर भुलाना है तो आपके सर पे कुल्हाड़ी मार दे तो यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। ईवीएम के मुद्दे को दबाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोगों को इस बात को समझना होगा। हम जो भी आंदोलन प्रदर्शन करते हैं उसमें ईवीएम के मुद्दे को शामिल करना होगा, उसको लेना होगा।